नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 8th चैप्टर विद्युत चुंबक के तरंगों का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। देखिए, इस वीडियो में आप देखेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसके साथ में हम चर्चा करेंगे दृश्य स्पेक्ट्रम की, फिर हम बात करेंगे विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम की। विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें उपस्थित होती है, उनके तरंगदैर्घ्य प्रास, उनकी उत्पत्ति के कारण और उनके यूज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन इस तरीके से पुट किया जा सकता है कि कौन सी जो तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसका यूज क्या क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग के आधार पर एक क्वेश्चन है यहां से बाहर निकलता है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो एक छोटा क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ये जो वर्ड है स्पेक्ट्रम, इसका मतलब क्या है, स्पेक्ट्रम हम किसे कहेंगे। तो देखिए, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि यदि हमारे पास में कुछ तरंगे हैं, यदि उनको हम आवर्ती के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें, आवर्ती के या तरंगदैर्घ्य को हम बढ़ते घटते क्रम में यदि व्यवस्थित कर देते हैं तो उस व्यवस्था को हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि हम तरंगों को उनकी आवर्ती या तरंगदैर्घ्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उसे हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहा जाएगा? स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। तो यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम की। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? तरंगों का आवर्ती या तरंगदैर्घ्य, आवर्ती ले सकते हैं या तरंगदैर्घ्य भी ले सकते हैं। आवर्ती या तरंगदैर्घ्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्था, जो व्यवस्था है उसको हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। क्लियर? देखिए, पहले यही देखा गया कि जो प्रकाश है या जो तरंगे हैं वो केवल दृश्य स्पेक्ट्रम तक ही सीमित होती है। दृश्य स्पेक्ट्रम जिसमें जो 7 रंगों से मिलकर बनता है, जिसकी वजह से वस्तुएं हमें दिखाई देती है, इसकी वजह से हम देख पाते हैं, जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है उसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखिए, मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उस भाग को यदि हम आवर्ती या तरंगदैर्घ्य के बढ़ते घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उसको हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहेंगे। देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम में 7 अवयवी रंग होते हैं और वो रंग कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। बैंगनी रंग होता है, बैंगनी होता है, जामुनी होता है, देखिए इनको हम वोयलेट, इनको इंडिगो, फिर नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी और अंत में आएगा लाल। अंत में आएगा लाल। तो ये क्रम होता है इनके, ये लैम्बडा बढ़ते क्रम में है। इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग की वो 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक लगातार इनकी तरंगदैर्घ्य बढ़ती जाएगी। हम इन रंगों को इनके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, तो इस व्यवस्था को हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहा जाएगा? दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाएगा, दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्लियर? देखिए,
जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है वो बैंगनी रंग की होती है और जो अधिकतम तरंगदैर्घ्य है वो लाल रंग की होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो स्पेक्ट्रम है जिसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहा है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है और इनको हमने तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। इनको हमने क्या कर दिया, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। जैसे बैंगनी, फिर जामुनी का बढ़ जाता है, फिर नीले का और ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा, हरा, पीला, नारंगी, लाल सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। क्लियर। अब देखिए हम यहां पर बात करते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। पहले तो यही देखा गया था कि केवल सूर्य से आने वाली जो तरंगे होती है वो दृश्य तरंगे ही होती है और उससे दृश्य स्पेक्ट्रम बनता है। बट जैसे जैसे आगे खोजें हुई तो ये भी देखा गया कि दृश्य जो प्रकाश है, दृश्य जो तरंगे है, उससे कम तरंगदैर्घ्य वाली तथा उससे अधिक तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे भी प्रकृति में पाई जाती है, सूर्य से प्राप्त होती है। तो देखिए जो व्यवस्था है उसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। यदि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं वो 7 प्रकार की होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो कितनी प्रकार की होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम पहले ही परिभाषित कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके कितने भाग होते हैं, उसमें कितनी तरंगे सम्मिलित होती है। तो ये भी 7 होती है। इसमें कितने भाग होंगे, 7 भाग होंगे और एक एक के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। एक एक के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए एक बार मैं इनके नाम आप लोगों के सामने रख देता हूं। गामा तरंगे, गामा तरंगे, अक्स तरंगे, गामा तरंगे हो गई, अक्स तरंगे हो गई। फिर इसके पश्चात पराबैंगनी, पराबैंगनी तरंगे, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, इसके पश्चात आएगी सूक्ष्म तरंगे और अंत में आएगी रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। तो देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो 7 प्रकार की तरंगों से मिलकर बनी है। कितनी तरंगों से मिलकर बनी है, 7 प्रकार की तरंगों से मिलकर बनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 7 प्रकार की तरंगे हैं इनको यदि हम तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दें, क्या कर दिया जाए, इनको तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में यदि हम व्यवस्थित कर दें तो इन तरंगों को हम, इस व्यवस्था को हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहा जाएगा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए ये जो हमने दिखाई है दृश्य तरंगे, इसको तो हम कहते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम इसे कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो भाग बच गया है, ये जो भाग बच गया है ये अदृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, अदृश्य स्पेक्ट्रम, जो दिखाई नहीं पड़ता हो, जिसकी वजह से वस्तुएं दिखाई नहीं पड़े, अदृश्य स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो दृश्य स्पेक्ट्रम में केवल दृश्य तरंगे हैं और ये खुद 7 प्रकार की अवयवी रंगों से मिलकर बनी होती है। तो अब तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि स्पेक्ट्रम का मतलब होता है तरंगों को यदि हम उनकी आवर्ती या तरंगदैर्घ्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उस व्यवस्था को हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। उस व्यवस्था को क्या कहा जाएगा, स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। अब हम बात करें कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। देखो इससे कम तरंगदैर्घ्य वाली जो तरंगे हैं वो कॉस्मिक किरणें आती है, वो इस श्रेणी में नहीं आएगी। फिर यहां से स्टार्ट होगी गामा तरंगे, अक्स तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और अंत में क्या आएगी, रेडियो तरंगे। और ये जो क्रम है वो तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है। ऊपर से जब आप नीचे चलेंगे तो तरंगदैर्घ्य इनका बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए इसमें एक हिस्सा ऐसा भी है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है, उसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। जिसे क्या कहा जा रहा है, दृश्य तरंगे
10 से स्पेक्ट्रम की श्रेणी में आएगी और जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो स्पेक्ट्रम के इस हिस्से को और इस हिस्से को हम अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर? अब विद्यार्थियों हम एक एक करके कि हम इन तरंगों का नाम लिखेंगे, इनकी खोजकर्ता का नाम लिखेंगे, इनकी तरंगदैर्घ्य प्रास यहां पर हम पुट करने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और इनका यूज क्या क्या है। देखिए इनका यूज भी काफी महत्वपूर्ण है। इनका क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है ये तो इंपोर्टेंट है ही है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में। अब देखिए हम यहां पर जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। मैं एक टेबल आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इस टेबल में जो पहला कॉलम है वो है क्रम संख्या का, दूसरा जो कॉलम है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम। हम यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम यहाँ पर पुट करेंगे। अगला जो कॉलम है वो है इनकी खोजकर्ता का, इनकी खोज कौन से वैज्ञानिक ने की उसका नाम हम यहाँ पर पुट करेंगे। फिर हम बात करेंगे इनकी तरंगदैर्घ्य प्रास की। मैं एक टेबल यहां पर आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तरंगदैर्घ्य प्रास के पश्चात हम बात करेंगे इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनकी उत्पत्ति कहां से होती है, कैसे होती है। फिर इसके पश्चात हम एक एक करके इन सब के उपयोग यहां पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो 7 प्रकार की होती है। इनके कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। तो देखिए इनके क्रम से मैं इनके नाम यहां पर आप लोगों के सामने रख रहा हूं। गामा तरंगे, देखिए अभी हमने आप लोगों के सामने रखे गामा तरंगे, अक्स तरंगे, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो तरंगे। आप भी इनको अच्छे से क्रम से ध्यान में रख लेंगे। गामा तरंगे, अक्स तरंगे, थर्ड है पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, चौथी है अदृश्य तरंगे, पांचवी है अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे, छठी है सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, और सातवां जो इसका भाग है वो है रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। अब देखिए हम बात करेंगे इनके खोजकर्ता की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो गामा तरंगे हैं इनकी खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा गामा किरणों को सर्वप्रथम खोजा गया था। नाभिकीय अभिक्रियाओं से क्रिएट होती है गामा तरंगे। फिर है अक्स तरंगे। अक्स तरंगों की खोज देखिए एक एक करके मैं इन सब के बारे में यहां पर पुट भी करते रहेंगे। गामा तरंगों की खोज करता थे बेक्यूरेल। फिर हम बात करते हैं अक्स तरंगों की खोज करता, तो रोंटेजन या रोंजन से इसको हम कहते हैं रोंटेजन। अक्स तरंगों की खोज किसने की थी? रोंटेजन ने की थी। पराबैंगनी तरंगों की खोज करता है रिटर, और दृश्य तरंगों के बारे में बताने वाले हैं न्यूटन। अवरक्त तरंगों के बारे में बताने वाले हैं हर्शेल। फिर सूक्ष्म तरंगों के बारे में हर्ट्ज ने बताया था। और अंत में हम बात करते हैं रेडियो तरंगों की। तो रेडियो तरंगों के बारे में सर्वप्रथम बात की थी मार्कोनी ने। किसके द्वारा की गई थी? मार्कोनी के द्वारा की गई थी। अब विद्यार्थी जब हम इनकी तरंगदैर्घ्य के प्रास की बात करते हैं तो तरंगदैर्घ्य प्रास में थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल प्रास यहां पर हमें प्राप्त होती है। देखिए कैसे कि जैसे हम गामा तरंगों की जो प्रास है वो 10 की घात -14 मीटर से
अलग अलग किताबों में ये प्रास है वो अलग अलग दे रखी मिलेगी आपको। कई बुक्स में 10 की घात -14 से 10 की घात -10, कईयों में 10 की घात -14 से 10 की घात -12 दे रखी है। तो हमारी जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसमें दोनों ही प्रास दे रखी है, उसमें भी कंट्रोवर्शियल पार्ट आ जाता है। क्लियर? बट मैं फिर भी कई बुक्स में देखने के पश्चात हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये ओवरलैप करती है एक दूसरे को, बट में यहाँ पर ओवरलैप ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी जो प्रास है 10 की घात -14 से 10 की घात -12 मीटर तक रखी है, और ये भी आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? इसके पश्चात आप देखिए कि जो अक्ष तरंगे हैं इनकी प्रास 10 की घात -12 मीटर से 10 की घात -9 मीटर तक होती है। इनकी जो प्रास है वो 10 की घात -9 मीटर से 3.8 गुणा 10 की घात -7 मीटर, ये माइनस का साइन नहीं है, ये मैंने प्रास यहां पर पुट की है। क्लियर? प्रास यहां पर हमने रखी है, और दृश्य तरंगों की जो प्रास है वो 3.8 गुणा की घात -7 मीटर से 7.8 गुणा की घात -7 मीटर तक होती है। देखिए एक बार इस प्रास को आप लोग समझ लेंगे कि ये 3800 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम के मध्य होती है। कहां से कहां तक है ये प्रास? 3800 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम तक होती है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं अवरक्त तरंगों की। तो जो अवरक्त तरंगे हैं इनकी प्रास यहां से स्टार्ट होगी 7.8 गुणा की घात -7 मीटर से 10 की घात -4 मीटर तक होती है। इनकी जो प्रास है 10 की घात -4 मीटर से 10 की घात -1 मीटर तक होती है। 10 की घात -1 मीटर से 10 की घात 3 मीटर 4 मीटर तक होती है। ये मैंने इनकी तरंगधैर्घ्य प्रास है आप लोगों के सामने रखी है। यहां तक आप लोग देखो, ये तरंगधैर्घ्य यदि प्रास आप लोग निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो निर्वात में इनकी जो आवृत्ति है वो भी आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये निर्वात में इनकी तरंगधैर्घ्य मैंने आप लोगों के सामने रखी है। देखिए C बराबर विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग है C बराबर न्यू लैम्बडा से आप पुट कर सकते हैं। न्यू यदि आप लोगों को निकालना है तो C बट्टे में लैम्बडा से आप निकाल लेंगे। जहां ये जो C है, जहां C प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग है जिसकी वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर? अब हमें एक एक करके इनकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है इनकी हम चर्चा करते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे होगी। देखिए विद्यार्थियों, अब यहां पर हम चर्चा करेंगे कि इन तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गामा तरंगों की। एक बार मैं आप लोगों को इस तरीके से बता देता हूं कि जो गामा तरंगे हैं इनकी उत्पत्ति का कारण है नाभिकीय अभिक्रियाएं। जब नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है तो अति सूक्ष्म नाभिकीय अभिक्रियाएं या जो रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं होती है, तो रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं में और नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो अति सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन होता है तो उसमें एक तरंगे भी निकलती है जिसे हम गामा तरंगे कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं जिसमें अति सूक्ष्म कण मतलब अति सूक्ष्म कणों का लगातार उत्सर्जन होता रहता है, कण स्वतः ही दूसरे परमाणुओं में कन्वर्ट होता रहता है, तो उस अभिक्रिया को हम रेडियो एक्टिव अभिक्रिया कहते हैं। और उस दौरान जो तरंगे उत्सर्जित होती है उनको हम गामा तरंगे कहते हैं। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो इसका पार्ट है वो है अक्ष तरंगे। अक्ष तरंगों की उत्पत्ति कैसी होगी कि जो तीव्र ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है उनको हम धात्विक पृष्ठ के ऊपर आपतित करवा दें। किसके ऊपर आपतित करवा दें? धातु के पृष्ठ पर आपतित करवा दें, तो अक्ष तरंगों का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होगा? अक्ष तरंगों का उत्सर्जन होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं तो अक्ष तरंगों की उत्पत्ति होती है। फिर हम बात करते हैं पराबैंगनी तरंगों की। जो पराबैंगनी तरंगे हैं वो सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अलावा
जैसे स्पार्किंग है, कार्बन स्पार्किंग है, विद्युत विसर्जन हम बोल सकते हैं, इसके जरिए भी पराबैंगनी तरंगों का उत्सर्जन होता है। वेल्डिंग के दौरान जो तरंगे उत्सर्जित होती है वो पराबैंगनी तरंगे ही होती है, काफी घातक तरंगे होती है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं दृश्य तरंगों की। ये सारी की सारी तरंगे सूर्य से प्राप्त तो होती ही है, बट कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये तरंगे मिलती है? वैसे सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो पराबैंगनी तरंगों की होती है, जो कि ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। कौन सी तरंग द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी? ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। दृश्य तरंगों की बात हम यहां पर करें तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और उस ऊर्जा में दृश्य तरंगे मौजूद होती है। कौन सी तरंगे मौजूद होगी? दृश्य तरंगे। फिर हम बात करते हैं अवरक्त तरंगों की। अवरक्त तरंगे गर्म वस्तुओं से उत्सर्जित होती है। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई परमाणु या अणु कंपन गति करता है, कंपन कब करेगा? जब उसे हम गर्म करेंगे। तो जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है या उस वस्तु के अणु या परमाणु कंपन करते हैं तब अवरक्त तरंगे उत्पन्न होती है, अवरक्त तरंगों की उत्पत्ति होती है। फिर उसके पश्चात सूक्ष्म तरंगे जिन्हें प्रयोगशाला में प्राप्त किया जाता है, क्लिस्ट्रॉन है, मैग्नेट्रॉन है, इनके अंदर सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न होती है, सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न किया जाता है। क्लियर। फिर हम अंतिम जो पार्ट है वो है रेडियो तरंगे, जिसमें एलसी दोलन परिपथ से ये रेडियो तरंगे उत्पन्न होती है, जो कि संचार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर। एक एक करके मैं इन सब की उत्पत्ति का कारण आप लोगों के सामने रख देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं गामा तरंगों की। तो ये नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। कौन सी अभिक्रियाओं से उत्पन्न होगी? नाभिकीय अभिक्रियाओं से ये उत्पन्न होगी। इसके साथ में हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं, जो कि नाभिकीय अभिक्रियाओं का ही पार्ट है। नाभिक तो रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं में भी गामा विकिरणों का उत्सर्जन होता है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो पार्ट है वो है अक्ष तरंगे। अक्ष तरंगे हमने आपको अभी बताया कि अक्ष तरंगों की उत्पत्ति का कारण होता है जब तीव्र ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित हो। तीव्र ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का किस पर आपतन करवा दें? यदि आप धातु के पृष्ठ पर करवा दें तो अक्ष तरंगे उत्पन्न होगी। तीव्र ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों का धातु के पृष्ठ पर आपतन, धातु के पृष्ठ पर जो आपतन होता है तो उससे अक्ष तरंगों की उत्पत्ति होती है। कौन सी तरंगे उत्पन्न होगी? अक्ष तरंगों की उत्पत्ति होती है। क्लियर। अब देखिए, जब अक्ष तरंगे हमें मिल जाती है, अक्ष तरंगे व्युत्पन्न हो जाती है, इसका और रीजन हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो जब उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से आकर टकराता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों के निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने पर भी या उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाने पर भी अक्ष तरंगों की उत्पत्ति होती है। क्लियर। तीसरा जो पार्ट है वो है पराबैंगनी तरंगे। पराबैंगनी तरंगों की उत्पत्ति का जो मुख्य जो स्रोत है वो सूर्य है। स्पार्किंग के द्वारा इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। विद्युत विसर्जन भी हम कह सकते हैं कि जब आवेश किसी पृष्ठ से किसी वस्तु से विसर्जित होता है तब भी पराबैंगनी तरंगों की उत्पत्ति होती है। स्पार्किंग के जरिए भी पराबैंगनी तरंगों की उत्पत्ति होगी। क्लियर। अगला जो चौथा भाग है वो है दृश्य तरंगे। ये भी सूर्य से प्राप्त होती है और इसका जो मूल कारण है वो है इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण। इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण जब होता है
इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होते हैं तब दृश्य तरंगे उत्पन्न होती है। कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? दृश्य तरंगे उत्पन्न होगी। फिर अगला जो बिंदु है वो है अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे गर्म वस्तुओं से उत्पन्न होगी। किससे उत्पन्न होगी? गर्म वस्तुओं से। और या हम कह सकते हैं जब अणु या परमाणु कंपन करते हैं, अणु या परमाणु के कंपन से, अणु या परमाणु के कंपन से भी अवरक्त तरंगे उत्पन्न होती है, क्रिएट होती है। क्लियर? जब हम वस्तुओं को गर्म कर दें तो अणु या परमाणु कंपन करेंगे और उस दौरान अवरक्त तरंगों की उत्पत्ति होगी। क्लियर? फिर हम बात करते हैं सूक्ष्म तरंगों की। तो सूक्ष्म तरंगे क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन इस प्रकार के प्रयोगशाला में ही इनको उत्पन्न करेंगे। तो क्लिस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन के जरिए, क्लिस्ट्रॉन तरंग नलिका भी इसको हम कह सकते हैं, मैग्नेट्रॉन, इनके अंदर सूक्ष्म तरंगों की उत्पत्ति होती है। फिर अंत में हम बात करते हैं रेडियो तरंगों की। तो जो रेडियो तरंगे हैं ये एलसी दोलन परिपथ में होती है या सिर्फ विद्युत दोलनी परिपथ में इन तरंगों की व्युत्पत्ति होती है। जब आवेश दोलन गति करेंगे तब रेडियो तरंगों की व्युत्पत्ति होती है। तो ये तो हमने आप लोगों के सामने रखा कि तरंगे कितने प्रकार की होती है। खोजकर्ता इनकी तरंगदैर्घ्य प्रास, तरंगदैर्घ्य प्रास से आप इनकी आवर्ती प्रास भी निकाल सकते हैं, इनकी उत्पत्ति किस वजह से होती है। अब हम एक एक करके इनके उपयोगों की यहां पर चर्चा करते हैं। अब देखिए हम इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग यहां पर देखने वाले हैं। एक एक करके इन सभी तरंगों के उपयोग हम यहां पर देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गामा तरंगों की। तो गामा तरंगों के जरिए नाभिक का अध्ययन किया जाता है। ये देखिए इसकी उत्पत्ति का कारण ही नाभिकीय अभिक्रिया होता है। और जब हम नाभिक के बारे में, नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो नाभिकीय संरचना, नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए हम नाभिक या नाभिकीय संरचना, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, नाभिकीय संरचना के अध्ययन में, इसके अलावा नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में, तो देखिए आप लोग इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि इनका जो यूज है वो चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। ये जो पार्ट है अक्ष तरंगे, इनकी सहायता से भी कैंसर का इलाज होता है। इससे भी किसका इलाज होता है? कैंसर के इलाज में। तो आप यदि कैंसर याद नहीं रहे तो चिकित्सा के क्षेत्र में कर देना। जबकि ये जो पराबैंगनी तरंगे हैं, अक्ष तरंगे हैं, इन तरंगों से कैंसर होता भी है। यदि इनका ज्यादा उपयोग किया जाए बॉडी के ऊपर तो इनसे कैंसर जैसी घातक बीमारी हो भी सकती है। और कैंसर का इलाज मतलब जो कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होता है, उस अनियंत्रित विभाजन को रोकने के लिए इन तरंगों का उपयोग करके उनको हम नष्ट कर देते हैं, रोक भी सकते हैं। क्लियर? तो देखिए इसका जो गामा तरंगे हैं उनका उपयोग नाभिकीय संरचनाओं के अध्ययन में, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में, कैंसर के इलाज में और खाद्य सामग्री को संरक्षित रखने में। देखिए खाद्य सामग्री को लंबे समय तक संरक्षित रखना है, खाद्य सामग्री को संरक्षित रखने में, खाद्य सामग्री के संरक्षित रखने में इसका उपयोग होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, अक्ष तरंगों का यूज क्या होता है। तो देखिए
इन तरंगों की भेदन क्षमता सर्वाधिक, फिर भेदन क्षमता धीरे धीरे जैसे हम नीचे चलेंगे कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कैंसर के इलाज में तो इसका उपयोग होता ही है। एक्स तरंगों की सहायता से हम टूटी हड्डियों का पता लगा सकते हैं। जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, हड्डी टूट जाती तो हम एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे का मतलब है उस एक्सरे के अंदर एक्स किरणों का उपयोग होता है। तो हड्डियों का, टूटी हड्डियों का पता लगाने में, टूटी हड्डियों का पता लगाने में और भी इसका उपयोग देखो। एक्स तरंगों का जो उपयोग है वो और क्या है कि जैसे मान लीजिए कि लोहे की चादर है या गार्डर जो हम यूज में लेते हैं, तो देखिए उनके अंदर उनकी जो बनावट है, उनकी जो संरचना है, उसके बारे में भी एक्स तरंगों की सहायता से पता लगाया जा सकता है कि कहां से वो डैमेज है या कहीं पर कमजोर है। इस तरीके से पता लगाने के लिए, जैसे ये कोई गार्डर है तो कहीं से कोई हिस्सा इसका कमजोर रह जाए या कोई स्पेस बीच में छूट जाए, रिक्त स्थान छूट जाए, तो इसका पता किसकी सहायता से लगाया जाएगा? एक्स तरंगों की सहायता से लगाया जाएगा। तो एक्स तरंगों की यूज में कि जब आपके पास में कोई चादर हो या कोई गर्डर हो तो उसके अंदर की जो आंतरिक जो संरचना है उसका पता भी इसकी सहायता से लगाया जा सकता है। क्लियर? तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि जो गर्डर है, गर्डर या धात्विक चादर, मैं यहां पर लिख देता हूं, चलिए मैं इधर ही पुट कर देते हैं। धात्विक चादर की संरचना का पता लगाने में, धात्विक चादर की संरचना का पता लगाने में। क्लियर? अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है वो हमारे पास में है पराबैंगनी तरंगे। विद्यार्थियों, काफी घातक तरंगे होती है और इनकी सहायता से कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी फैलती है, फिर भी इनका उपयोग होता है। देखिए इनका उपयोग हम किसमें कर सकते हैं? ये कीटों को या अति सूक्ष्म जीवों को आसानी से नष्ट कर देती है, आसानी से नष्ट कर देती है। तो जो खाद्य सामग्री है उसमें जो उसको संरक्षित रखने में, खाद्य सामग्री के संरक्षण में इसका उपयोग होता है। खाद्य सामग्री के संरक्षण में, खाद्य सामग्री के संरक्षण में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा जैसे जो सर्जिकल उपकरण होते हैं, उन उपकरणों की सफाई में, सर्जिकल जो ऑपरेशन करने में प्रयुक्त जो उपकरण होते हैं उन पर अति सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, तो उन जीवों को नष्ट करने के लिए पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। मैं अभी इसी के ही उपयोग पुट कर रहा हूं। सर्जिकल उपकरणों की सफाई में, सर्जिकल उपकरणों की सफाई में इसका उपयोग होता है। वो है फिंगरप्रिंट की जांच करने में, फिंगरप्रिंट की जांच करने में इसकी सहायता से हम आणविक संरचना का अध्ययन करने में, आणविक संरचना का अध्ययन करने में, देखिए गामा तरंगे हैं, इनकी सहायता से हम नाभिकीय संरचना का अध्ययन करते हैं। एक्स तरंगों की सहायता से हम क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने में इन एक्स तरंगों का उपयोग होता है। जबकि जो पराबैंगनी तरंगे हैं इनका उपयोग आणविक संरचना का अध्ययन करने में किया जाता है। खनिजों की शुद्धता या मात्रा का पता लगाने में, जैसे कोई खनिज है उसमें कौन सा तत्व कितनी मात्रा में पाया जाता है, इसका पता लगाने के लिए भी पराबैंगनी तरंगों का उपयोग होता है। तो मैंने ये आप लोगों के सामने कुछ पराबैंगनी तरंगों के उपयोग रखे हैं। फिर उसके पश्चात हम चलते हैं दृश्य तरंगों की ओर। दृश्य तरंगों की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो वस्तुओं को देखने में बहुत बड़ा यूज है। ये सब कुछ तभी दिखाई पड़ेगा जब दृश्य तरंगे होगी। तो दृश्य तरंगों का उपयोग
वस्तुओं को देखने में होता है। मैं यहां पर पुट नहीं कर रहा हूं। दृश्य तरंगों का उपयोग क्या कहां पर होगा? वस्तुओं को देखने में। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अवरक्त तरंगे। तो देखिए अवरक्त तरंगों का जो ताप होता है, मतलब ये उसमें तरंगे भी कहलाती है। ताप क्रिएट करती है, वस्तुओं को गर्म कर देती है। तो वस्तुओं को गर्म करने में तो रोगी के सिकाई में, कोई रोगी है और उसकी सिकाई करनी है, तो रोगी की सिकाई में इन तरंगों का उपयोग होता है। रोगी की सिकाई में। अवरक्त फोटोग्राफी में देखिए, इस फोटोग्राफी में आप रात के समय या कोहरे में भी देख पाते हैं। अवरक्त तरंगों की सहायता से हम कोहरे में भी देख पाएंगे। अवरक्त तरंगों का उपयोग सोलर कुकर में सूर्य से आने वाली प्रकाश की सहायता से भोजन को पकाने में भी अवरक्त तरंगे ही यूज में आती है। तो सोलर कुकर में इसका प्रयोग होता है, या जो सोलर सेल होते हैं उसमें भी अवरक्त तरंगे ही ज्यादातर यूज में आती है। फिर हम बात करते हैं सूक्ष्म तरंगों की। इन सूक्ष्म तरंगों का उपयोग, मूल जो इसका उपयोग है वो है राडार में। तो देखो, राडार एक ऐसी प्रणाली है जिसकी सहायता से हम विमानों की सही स्थिति का, एग्जैक्ट लोकेशन का हम पता लगा लेते हैं। उनकी उड़ान में इनका उपयोग किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन में भी इसका उपयोग होता है। माइक्रोवेव ओवन में भी, खाना पकाने में भी इसका उपयोग होता है। फिर हम बात करते हैं रेडियो तरंगों की। तो ये संचार प्रणाली में इनका सर्वाधिक उपयोग होता है। टीवी प्रसारण है, रेडियो प्रसारण है, जितने भी संचार की व्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा जो यूज में आने वाली तरंगे हैं वो है रेडियो तरंगे। तो विद्यार्थी, ये थी विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिनमें हमने इनके बारे में डिटेल्स हैं सबका एक एक करके अध्ययन किया। यदि आप इस टॉपिक के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, इस चैप्टर के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप करना है, और ये है हमारे व्हाट्सएप नंबर। कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करें। क्लास लिख दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हस्तलिखित नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।